फ्रेंड्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हमने प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ा है। प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके बारे में हमने बात की है। प्रियम्बल्स में कुछ कीवर्ड्स के बारे में हमने बात की है, तो कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात कर ली है, कुछ कीवर्ड्स अभी हमने बात करना बाकी है। तो जिसमें हमने अभी बात कर ली है वो कीवर्ड्स हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। इन तीनों कीवर्ड्स के बारे में हमने बात किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे और इसमें बात करेंगे डेमोक्रेटिक की बात करेंगे, रिपब्लिक की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, लिबर्टी इक्वलिटी की बात करेंगे। लेकिन इसमें से इतने कीवर्ड्स में से सारे की बात अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्रियम्बल में हम 3 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट हम बना चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा। तीसरे पार्ट में सारा सब कुछ होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध ये होगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो इसको छोड़ के फर्स्ट पार्ट का वीडियो जाकर पहले देखें, फिर सेकेंड देखें, फिर थर्ड देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड पे। ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्ड पे आते हैं। तो डेमोक्रेटिक वर्ड बेस्ड ही है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब कि हर इंसान के पास समान पावर होगा, समान राइट्स होगा। मतलब अपने गवर्नेंस में, अपने गवर्नमेंट के चुनाव में। तो सुप्रीम पावर डेमोक्रेसी में कहाँ होता है? पीपल, लोगों के पास। जैसे हमने प्रियम्बल का फर्स्ट लाइन ही पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसी तरह से डेमोक्रेसी के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने कहा था फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन। ठीक है। अब डेमोक्रेसी में भी फ्रेंड्स थोड़ा हम इसमें बात करते चल रहे हैं। डेमोक्रेसी में भी 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इस पर भी डायरेक्ट लिखा गया है गलती से, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना सुप्रीम पावर जो होता है, सुप्रीम पावर क्या होता है? लोगों का सबसे बड़ा पावर क्या होगा? वोट डालने का पावर, अपने सरकार को चुनने का पावर, ये सबसे बड़ा पावर है। वो लोग जो है डायरेक्टली यूज़ करते हैं। डायरेक्टली कैसे यूज़ करेंगे? तो डायरेक्टली यूज़ करने के कुछ तरीके हैं। एक हो गया रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। अब इन सब के बारे में आपको जानना है। रेफरेंडम क्या होता है? कोई भी मामला उठाया, उस पर लोगों का राय ले लिया, ये सही है या गलत है। इनिशिएटिव भी वही हो गया, किसी ने भी कुछ भी इनिशिएटिव ले लिया। रिकॉल मतलब कोई जिसको हमने चुन के भेजा है उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह कर सकते हैं या। तो ये सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड में है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? चूँकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उन जगहों पे होता है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है। अब भारत में एक कोई भी काम हो, उसके लिए अगर लोगों की राय लेनी पड़े, किसी एक काम के लिए अगर लोगों की राय लेनी पड़े, तो आम चुनाव में जितना मेहनत होता है, जितना पैसा लगता है, जितना एफर्ट लगता है, उतना एक एक चीज़ में लगने लगेगा, फिर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को जिस तरह से हमारे देश को बांटा गया है, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं और हमारे बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव अपना वोट देते हैं। जैसे यहाँ कुछ भी काम होता है, देश के संसद में कोई भी कानून पास होता है तो वो वोट से पास होता है। लेकिन किसके वोट से पास होता है? जिनको हमने चुन के भेजा है। तो जिनको हमने चुन के भेजा है उनने उसको वोट दिया, इसका मतलब कि हमने वोट दिया। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। हमने इनडायरेक्टली अपना वोट इन किसी पर्टिकुलर मैटर पे दिया। हमने अपने सुप्रीम पावर को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सरसाइज किया, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 तरह का चल रहा है आजकल।
एक तो होता है पार्लियामेंट्री, जो कि ब्रिटेन में है, इंडिया में भी हमने अडॉप्ट किया है। एक प्रेसिडेंशियल होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग वीडियो में कभी बात करेंगे। अगर चाहिए इस पे वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, इन पे मैं वीडियो अलग से काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फ्रेंड्स? देखो, ये इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, तो वो इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में हैं। अब प्रियम्बल में जब ये वर्ड हैं, प्रियम्बल में ये दिए हुए हैं, इंसर्टेड हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कोई भेदभाव नहीं, जो भी एडल्ट हुआ उसको वोट डालने का अधिकार हो, वो अपने सरकार में पार्टिसिपेट करने का अधिकारी हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो फ्रेमर्स थे, वो स्टार्टिंग में ही जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को मतलब प्राथमिकता दी। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को। यूएसए में ही देख लो, यूएसए में ही स्टार्टिंग में सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिल गए, काफ़ी बाद में आके 1950 तक आते आते सबको वोटिंग राइट्स मिले। और हमने कब दे दिया? 1947 में जब हमने अडॉप्ट किया 49 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी से हमने एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया। पीरियोडिक इलेक्शन होना चाहिए। पीरियोडिक इलेक्शन का मतलब एक टेन्योर हो, जो भी सरकार आए उसका टेन्योर हो, 5 साल 4 साल जो भी हो, 6 साल, उसका एक टेन्योर हो, उसमें आपका इलेक्शन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, जनता को दोबारा मौका मिलना चाहिए कि हम सरकार चुनें। रूल ऑफ लॉ हो, कानून का शासन हो, सरकार भी अगर आ जाए चुन के, हमने चुन भी लिया, वो अपनी मनमानी ना करे, वो किसी न किसी कानून से, किसी न किसी संविधान से बंधी हो, उसके हिसाब से काम करे। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, हमारे देश में जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है। हमने बात किया है, कब किया है? साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात किया है कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो इंटीग्रेटेड क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, उसमें हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से बात की है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, किसी भी ग्राउंड्स पे किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या क्या हैं? ये डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरह की डेमोक्रेसी की बात करता है। सिर्फ हमें वोट डालने का अधिकार मिल जाए, यही डेमोक्रेसी नहीं है। सिर्फ वोट डालने का अधिकार हमें मिल जाए, सिर्फ यही डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कब तक चल सकती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर सोशल डेमोक्रेसी ना हो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो, तो ये हमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, इंड्योरिंग नहीं हो सकता है। सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी ये है कि हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव करने में, जैसे सरकार बनाते हैं, वोटिंग राइट्स लेते हैं, और सरकार में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी बेसिस पे, सोशल बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सोसाइटी के किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी वर्ग का नागरिक हो, वो सेम अधिकार, समान अधिकार रखता है। वो चाहे पॉलिटिकल सेटअप में कुछ भी बन सकता है, आगे बन सकता है। आज आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे देश में राजनेता हुए हैं जो कि बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से बढ़ के ऊपर आए हैं। जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री ही देख लें, बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से आए हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी वही है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी इकोनॉमी के आधार पर, मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर आप उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था, सेम जो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। तो सेम चीज पंडित नेहरू ने भी कहा था, उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी की जगह पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहा था। तो आप समझ लो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी काम कर सकती है जब सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट करे। अब एक वर्ड इसमें हम यूज करते हैं, रिपब्लिक। आप रिपब्लिक जब वर्ड यूज करते हैं तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है
उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक हो गया मोनार्ची, एक हो गया रिपब्लिक। अब मोनार्ची का मतलब क्या होता है? मोनार्ची का मतलब होता है जैसे यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, एक राजा है जो हेड ऑफ द स्टेट का पोस्ट है, वो हेरिडेटरी होता है, किंग और क्वीन होता है। जैसे आज कोई जो राजा है उसका बेटा या बेटी हेड ऑफ द स्टेट अगली बार बनेगा। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो उसमें होती है वो किंग में वेस्ट होती है। अब आज तो ऐसा नहीं है क्योंकि आज तो हर जगह पीपल में ही है। रिपब्लिक होता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उसका हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है फिक्स्ड पीरियड के लिए, 4 साल के लिए। 4 साल के लिए इलेक्ट हुए, उसके बाद भी अगर बनना है तो फिर से चुनाव होगा, लोगों ने आपको चुना तो आप बनेंगे, नहीं चुना तो नहीं बनेंगे। ठीक उसी तरह इंडिया में भी होता है, हेरिडेटरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज राष्ट्रपति जो बना कल उसका बेटा ही बनेगा। हाँ, उसको मौका जरूर मिलेगा, उसको लोगों ने अगर चुन दिया तो वो बनेगा। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कई बार बाप बेटे बन चुके हैं, यूएसए में भी राष्ट्रपति बाप बेटे बन चुके हैं। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होती है वो पीपल में वेस्ट होती है, लोगों का शासन होता है। इसका एक और इसके 2-3 और पहलू बताते हैं। कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होता है रिपब्लिक में, कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होता है, सब समान होते हैं। पब्लिक ऑफिस जो भी होता है हर सिटीजन के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन ओपन होता है। वो उसमें ऑफिस में जा सकता है, ऑफिस में नौकरी कर सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद आते हैं जस्टिस। अब जस्टिस पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं। जस्टिस का मतलब तो आपको सबको पता होगा। जस्टिस होता क्या है ये हमें नहीं लगता है किसी को नहीं पता होगा। न्याय क्या होता है? अब न्याय में भी हम 3 तरह की न्याय की बात करेंगे। इसमें ये हमारे प्रियम्बल में ही सारा कुछ डिस्क्लोज्ड है, सारा कुछ लिखा हुआ है। हम 3 तरह के न्याय की बात करेंगे, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस मतलब कि एक एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? उसको इक्वल स्टेटस रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इस जाति का व्यक्ति या इस धर्म का व्यक्ति या इस रेस का व्यक्ति ये इस पद को धारण नहीं कर सकता या फिर ये काम नहीं कर सकता या फिर जो भी हो। हम किसी को किसी भी तरह से अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये हो गया सोशल स्टेटस, ठीक है। सोशल स्टेटस के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस क्या हुआ? इकोनॉमिक जस्टिस भी ठीक यही चीज़ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। वो अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से किसी भी वर्ग में जा सकता है, वो कितने भी पैसे कमा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हुआ? पॉलिटिकल जस्टिस हुआ कि हर इंसान को इक्वल पॉलिटिकल राइट होगा। इक्वल पॉलिटिकल राइट मतलब वो सरकार में किसी भी तरह से वो जा सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है, हर पॉलिटिकल ऑफिस उसके लिए खुला है, किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में वो ज्वाइन कर सकता है, किसी भी तरह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब आते हैं सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं जो कि आप अपने माइंड में रखे रहना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है जैसे ये जस्टिस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। जस्टिस क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये सब हम लोग कर लिया। लेकिन जस्टिस हमें प्राप्त करना है। लेकिन जब जस्टिस हमें प्राप्त करना है तो जस्टिस प्राप्त करने के लिए हमने प्रोविजंस क्या रखे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या हैं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड तो हो गया प्रियम्बल में लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस प्राप्त करना है। लेकिन जस्टिस कैसे प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई अरेंजमेंट किया है? तो बिल्कुल किया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका अरेंजमेंट किया है। वैसे तो बहुत जगहों पे किया है, लेकिन 2 चीज़ों की हम बात करेंगे, 2 जगहों की बात करेंगे। 2 जगहों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 3 है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आता है
और इसके बाद ये आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है। एक चीज़ और, एक ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं आपको जानने चाहिए कि आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। हाँ, रशियन रिवॉल्यूशन थोड़ा सा हमने बात किया था, 1917 में रसिया में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म आया था। वहाँ पे एक क्रांति हुई थी जिसमें जार निकोलस सेकंड को मार दिया गया था और एक लेनिन के नेतृत्व में एक सरकार आई थी और वहीं उसी समय यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड हमने लिया है लिबर्टी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हमें दिया है कि हमें लिबर्टी को भी अचीव करना है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब लोगों के किसी भी एक्टिविटी पे, किसी भी कार्य पे किसी भी तरह का रिस्ट्रेन नहीं होगा, उसको दबाया नहीं जाएगा। एक तो ये हो गया लिबर्टी। आपको लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब भी आप समझ लीजिए, लिबर्टी का मतलब पूरी तरह लिबरेट होना, हम आज़ाद हैं पूरी तरह से। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। एक एक आदमी के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए सरकार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब कैसे? जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, शिक्षा की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, इससे क्या होगा? आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो लोग, एक एक इंसान के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी। अब आगे आते हैं, लिबर्टी भी हमें चाहिए। तो लिबर्टी किस किस चीज़, पर्टिकुलर चीज़ में चाहिए, हमें अचीव करना है। तो प्रीएम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन लिबर्टी ऑफ, ये हमने पढ़ा है आगे, लेकिन फिर भी अब ये आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सोचने का लिबर्टी, एक्सप्रेस करने का लिबर्टी, हमारे विश्वास क्या करते हैं इसकी लिबर्टी, हमारा जो फेथ है उसका लिबर्टी, हमारा मतलब किस धर्म को मानते हैं, किस विचार को मानते हैं उसका लिबर्टी, और वर्शिप का लिबर्टी, हमारी पूजा पद्धति क्या होगी, हम नमाज पढ़ेंगे, पूजा करेंगे या जो भी करें उसकी लिबर्टी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमने कैसे इंश्योर किया है? ये हमने इंश्योर किया है फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। ये फंडामेंटल राइट्स में ये सारे हैं, सारे जो आज़ादी हमें मिले हुए हैं ये सारे हैं। फंडामेंटल राइट्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर भी आगे बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ कहने का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं भी वायलेशन होता है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमें राइट देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स एंड हैज़ टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लिबर्टी का ये भी मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जो भी आप चाहते हैं वो करिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो लिमिटेशन मेंशन किया गया है उसके अंदर हो। जैसे ये लिबर्टी जो है या फंडामेंटल राइट्स ही ले लो, वो एब्सोल्यूट नहीं है, विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये आपको मिलते हैं लेकिन विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे आपने एक्सप्रेशन का बात किया, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं आप अपने आप को। लेकिन इस एक्सप्रेशन से अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, देश में दंगे फैल जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है, या फिर आपके एक्सप्रेशन से किसी और का जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होता है, तो ये कैसे आप करेंगे? तो ये चीज़ दे दिया। तो हमने जो आइडिया ऑफ जस्टिस जो लिया था वो कहाँ से लिया था? रशियन रिवॉल्यूशन से 1917 में। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये तीन चीज़ों का, अभी तो हमने लिबर्टी पढ़ रहे हैं, इसके बाद इक्वलिटी पढ़ेंगे, फिर फ्रैटर्निटी पढ़ेंगे। तो इन तीनों को प्रीएम्बल में हमने लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 टू 1799, 10 साल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी कहानी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी इस पर भी वीडियो बना देंगे आगे।
तो फ्रेंड्स, ये था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है, पार्ट 2 अब ये हो गया। पार्ट 3 और लास्ट वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।